नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस अधिवेशन में हुए बड़े फैसलों की, मोदी सरकार पर राहुल के निशाने की, जानेंगे अडानी को लेकर अब क्या हुआ खुलासा, मेघालय नागालैंड में बीजेपी की परीक्षा की, बात करेंगे मध्य प्रदेश में बीजेपी के हाथों से जाती सत्ता की, संजय राउत के बड़े बयान की और बुलेटिन के आखिर में बात महबूबा मुफ्ती के निशाने पर आई मोदी सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अडानी मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, बोली सबका साथ सबका विकास का नारा मित्र का साथ मित्र का विकास में बदला। शराब नीति मामले में बुरे फंसे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आज सीबीआई ने की घंटों की पूछताछ, हो सकते हैं सिसोदिया गिरफ्तार। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने आधी आबादी को किया टारगेट, देश भर में 1 करोड़ सेल्फी कैंपेन चलाएगी बीजेपी, उज्ज्वला और आयुष्मान की महिला लाभार्थियों को जोड़ने की मुहिम। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं, बोले त्योहार वोकल फॉर लोकल के साथ मनाएं। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन कई मायनों में काफी खास था। आज अधिवेशन के तीसरे और आखिरी दिन कृषि और किसान, सामाजिक न्याय और युवाओं को लेकर प्रस्ताव पेश हुए, जिस पर प्रतिनिधियों ने घंटों चर्चा की। साथ ही संगठन को मजबूत करने को लेकर भी कई फैसले लिए गए। तो आज अधिवेशन में क्या रहा खास, देखते हैं ये रिपोर्ट। रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन हुआ। 3 दिन तक चले इस अधिवेशन में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन सबके बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद अब पूर्व से पश्चिम के बीच दूसरी यात्रा निकालने पर विचार हुआ। संभावना है कि ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से गुजरात के पोरबंदर के बीच निकाली जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा का विचार उदयपुर के मंथन शिविर में आया था और अब पार्टी एक और यात्रा की तैयारी में है। 3 दिन के अधिवेशन में हुए फैसलों को देखें तो पहले दिन कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी ने सर्वसम्मति से CWC के चुनाव नहीं कराने का फैसला किया और सभी सदस्यों को नामित करने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष को सौंप दिया। शाम को सब्जेक्ट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें अधिवेशन का एजेंडा तैयार किया गया। अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबोधन हुआ। साथ ही राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें पारित किया गया। करीब 85 संशोधन प्रस्ताव रखे गए और उसे पास किया गया, जिसमें मुख्य संशोधन आरक्षण पर था। इसमें PCC के विस्तार पर प्रस्ताव रखा गया। PCC डेलीगेट्स और ब्लॉक डेलीगेट्स में पदाधिकारी स्तर पर संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया। उसके बाद आरक्षण से जुड़े संशोधन को पारित किया गया। 50% आरक्षण ST, SC, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को देने की बात कही गई। अधिवेशन के तीसरे और अंतिम दिन राहुल गांधी ने पार्टी डेलीगेट्स को संबोधित किया। इसके साथ ही कृषि, युवा और सामाजिक न्याय के 3 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। पार्टी को इस अधिवेशन से एक नई ऊर्जा मिली है, जिसका असर आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में दिखाई देगा। रायपुर अधिवेशन के आखिरी दिन कांग्रेस की तरफ से विपक्षी एकता का भी संदेश दे दिया गया है। इस संदेश से बीजेपी में चिंता बढ़ना तय है। इधर राहुल गांधी ने भी अडानी को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने चीन से लेकर कश्मीर और अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। रायपुर में चारों ओर कांग्रेस नेताओं के बैनर और पोस्टर दिखाई दे रहे थे। हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जुटे थे। कांग्रेस नेताओं में अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा था। ये उत्साह गवाह था कि अब कांग्रेस पूरे जोश में है और 2024 में बड़ा बदलाव होने वाला है। कांग्रेस महाधिवेशन में आज सुबह राहुल गांधी ने कमान संभाली। उन्होंने मोदी अडानी संबंधों पर फिर से सवाल उठाते हुए कहा कि मैंने संसद में एक फोटो दिखाई जिसमें प्रधानमंत्री अडानी के साथ प्लेन में बैठे हैं। मैंने पूछा रिश्ता क्या है। पूरी सरकार, सभी मंत्री अडानी को बचाने में लग गए। अडानी पर सवाल उठाने वाला देश विरोधी और अडानी देशभक्त बन गए। बीजेपी और संघ उस व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं। सवाल है कि रक्षा क्यों कर रहे हैं। ये जो शेल कंपनियां हैं, हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान भेज रही हैं, ये किसकी हैं? इसमें किसका पैसा है? जांच क्यों नहीं हो रही है? JPC क्यों नहीं बन रही है? राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि सुबह उठकर सोचता था कि कैसे चला जाए। उसके बाद सोचता था कि 25 किलोमीटर नहीं 3500 किलोमीटर चलना है, कैसे चलूंगा। फिर कंटेनर से उतरता था, चल देता था, लोगों से मिलता था। पहले 10 से 15 दिन में अहंकार और घमंड गायब हो गया। क्यों गायब हुआ? राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के 15 से 20 लोगों के साथ लाल चौक पे झंडा फहराया, जबकि भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों लोगों के साथ झंडा फहराया। प्रधानमंत्री को समझ नहीं आया। एक कश्मीरी आया और कहा कि मैं आपके साथ तिरंगा लेकर चल रहा हूँ क्योंकि आपने हमारे दिल में भरोसा जगाया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अधिवेशन में
कई विषयों पर चर्चा हुई। इससे पार्टी मजबूत होगी। हमने जिन प्रस्तावों की मंजूरी दी है, इससे भारत का एक नया इतिहास रचेगा। जिन राज्यों में हमारी सरकार बनेगी, वहां नए प्रस्तावों पर काम होगा। जहां सरकार नहीं होगी, वहां विपक्ष में रहकर ये मुद्दे उठाए जाएंगे। राहुल के तेवरों से साफ है कि 2024 के चुनावों में अडानी बड़ा मुद्दा होगा। अडानी को लेकर पहले ही मोदी सरकार बैकफुट पर है। अडानी ग्रुप को लेकर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के खुलासों के बाद एक महीने से अडानी के शेयरों में ताबड़तोड़ गिरावट जारी है। हर दिन कंपनी के शेयर लोअर सर्किट से जूझ रहे हैं। इस बीच विदेश से अडानी को लेकर एक खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक एशियाई देशों में अडानी ग्रुप इस हफ्ते फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर रोड शो करेगा। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश और दुनिया में अडानी ग्रुप को लेकर हलचल तेज है। लाखों निवेशक अडानी ग्रुप पर नजरें बनाए हुए हैं। अडानी ग्रुप इस हफ्ते रोड शो करने वाला है। खबरों की माने तो कुछ एशियाई देशों में अडानी ग्रुप इस हफ्ते फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर रोड शो करेगा। कारोबारी गौतम अडानी का ग्रुप 27 फरवरी यानी सोमवार को सिंगापुर में रोड शो करेगा। इसके बाद 28 से 1 मार्च तक हांगकांग में रोड शो होगा। 24 जनवरी को आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट से अडानी ग्रुप अर्श से फर्श पर आ गया। रिपोर्ट में जो खुलासे हुए, उसके बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयर औंधे मुंह गिरने लगे। रिपोर्ट में अडानी की कंपनियों को 85% ओवर वैल्यूड बताया गया था। साथ ही अडानी पर शेयरों में हेरफेर के आरोप भी लगे। रिपोर्ट के बाद निवेशकों ने इस कदर बिकवाली की, जिससे ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप आधे से भी कम रह गया। अडानी ग्रुप ये रोड शो निवेशकों को रिझाने के लिए कर रहा है। अडानी ग्रुप चाहता है कि उसके शेयरों में लोगों का भरोसा फिर से पैदा हो। रोड शो के लिए संभावित इन्वेस्टर्स को इनविटेशन भेजा जा चुका है। सिंगापुर और मॉरिशस जैसे देश टैक्स हेवन देश माने जाते हैं। इन देशों की कई कंपनियां अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश करती आई है। अडानी ग्रुप इन निवेशकों का भरोसा फिर से जीतना चाहता है। इसके लिए अडानी ग्रुप दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रोड शो आयोजित कर रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से एक महीने में अडानी ग्रुप के शेयर 80% तक गिर गए हैं। सबसे ज्यादा गिरावट अडानी टोटल, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में आई है। इन शेयरों में लगातार लोअर सर्किट लगा है। इससे 80% तक की गिरावट देखने को मिली है। अडानी ग्रुप अपने नुकसान को पूरा करने के लिए अब नई रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। रणनीति की परीक्षा कल बीजेपी की मेघालय और नागालैंड में होगी, जहां उसे नुकसान का डर सता रहा है। मेघालय की जनता सोमवार को 369 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेगी। मेघालय में कल 60 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, तो दूसरी तरफ नागालैंड में 59 सीटों पर मतदान होगा। नागालैंड और मेघालय में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। दोनों राज्यों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। चुनाव आयोग की तरफ से कैसी है मतदान की तैयारियां, देखते हैं ये रिपोर्ट। मेघालय और नागालैंड में कल मतदान है, जिसको लेकर शनिवार को प्रचार का शोर थम गया था। मेघालय विधानसभा की 60 सीटों के लिए मतदान होना है, तो वहीं नागालैंड में 16 जिलों की 60 विधानसभा सीटों में से 59 पर मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 2 मार्च को घोषित होंगे। दोनों राज्यों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कर्मियों को चुनाव सामग्री के साथ मतदान केंद्रों पर भेजा जा चुका है। शनिवार शाम को ही दूर दराज क्षेत्रों के लिए 268 मतदान कर्मियों के दल को रवाना कर दिया गया था। नागालैंड में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। पूरे प्रदेश में कुल 2315 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कम से कम आधे मतदान केंद्रों को वेबकास्टिंग या वीडियोग्राफी से कवर किया गया है। 368 मतदान केंद्रों पर सिर्फ महिला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और 4 बूथ दिव्यांग लोगों के लिए चलाए जाएंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश में 15 मॉडल पुलिस स्टेशन भी होंगे। सभी मतदान केंद्रों में पेयजल, शौचालय और बिजली सहित न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। उधर मेघालय में 60 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 3419 मतदान केंद्रों पर सुचारू मतदान के लिए मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया गया है। इस बार मेघालय में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। राज्य में लगभग 81,000 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। कुल 369 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 36 महिलाएं शामिल हैं। नागालैंड में 4 महिला उम्मीदवारों सहित 183 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ साथ स्थानीय नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में जमकर पसीना बहाया है। राहुल गांधी ने मेघालय में प्रचार किया, तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों राज्यों में प्रचार किया था। बीजेपी के लिए पीएम मोदी ने भी वोट मांगे। मेघालय और नागालैंड में बीजेपी परेशानी में नजर आ रही है। परेशानी तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश में 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। राज्य में बीजेपी की सरकार है। वैसे ये सरकार जनता के वोट से नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहरबानी से बनी थी और इस बार भी चुनावों से पहले जो रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि
कि बीजेपी के लिए हालात 2018 से भी ज्यादा खराब हैं, जिसने पार्टी हाईकमान के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं और इसे लेकर सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रही है, लेकिन विकास यात्राओं से जो फीडबैक मिल रहा है उसने पार्टी को डरा दिया है। विकास यात्राओं के समापन के बाद बीजेपी हाईकमान राज्य की स्थिति की समीक्षा करेगा और संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि कुछ बड़े बदलाव करने का मन पार्टी ने बना लिया है। पार्टी की अंदरूनी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस तेजी से मजबूत हुई है। ऐसे में बीजेपी को अतिरिक्त मेहनत की जरूरत बताई गई है। अब इस बात के संकेत दिए जा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी, लेकिन पार्टी की रिपोर्ट ने उसकी चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी के लिए प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर को शांत करना आसान नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, लेकिन 1.25 साल बाद कांग्रेस में बगावत हो गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके कई समर्थक विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिस कारण से कांग्रेस की सरकार चली गई थी और बीजेपी ने सरकार बना ली थी और एक बार फिर से कमान शिवराज सिंह चौहान के हाथ में आ गई। ऐसे में जनता के अंदर बदलाव की मांग 2018 से भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। बीते साल हुए नगर निगम चुनावों में भी बीजेपी को कई झटके लगे, जो संकेत दे रहे हैं कि बदलाव नहीं किया तो सत्ता हाथ से फिसलना तय है। मध्य प्रदेश में अभी से बीजेपी को हार का डर सता रहा है और अब बात संजय राउत के पलटवार की। शिवसेना सांसद संजय राउत अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं। आज उन्होंने एआईएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत के इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। तो बीजेपी और ओवैसी पर क्या कह गए संजय राउत, देखते हैं ये रिपोर्ट। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी और ओवैसी राम और श्याम की जोड़ी है। आपको बता दें कि शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे में एक रैली के दौरान ओवैसी ने शिवसेना पर निशाना साधा और कहा कि उद्धव और शिंदे राम और श्याम की जोड़ी है। ओवैसी ने सभा में पूछा कि जब एनसीपी के अजीत पवार सुप्रिया सुले नेता बन सकते हैं, उद्धव ठाकरे केवल अपने पिता के बेटे होने के गुण के आधार पर नेता बन सकते हैं, एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस नेता बन सकते हैं, क्या महाराष्ट्र के मुसलमान नेता नहीं बन सकते? ओवैसी की टिप्पणियों के जवाब में संजय राउत ने कहा कि राम श्याम की जोड़ी तो बीजेपी और ओवैसी को कहना चाहिए। लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी बीजेपी की बी टीम है, वोट कटाव मशीन है, जहां भी बीजेपी को जिताना होता है वहां ओवैसी पहुंच जाते हैं। राम श्याम वाला जुमला ओवैसी पर अच्छा लगता है। संजय राउत ने यह भी कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में शिवसेना अकेले चुनाव लड़ेगी। संजय राउत ने वीर सावरकर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर महाराष्ट्र के एक महापुरुष थे, वो महाराष्ट्र के वीर सपूत है, केंद्र सरकार उन्हें भारत रत्न दे। अब संजय राउत के इस पलटवार के बाद महाराष्ट्र का सियासी तापमान काफी गर्म है। वैसे ओवैसी पर यह आरोप कि वो बीजेपी की बी टीम है नया नहीं है। कांग्रेस से लेकर दूसरे विपक्षी दल भी उन पर यह आरोप लगा चुके हैं। कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अक्सर ओवैसी कांग्रेस पर मुसलमानों को ठगने का आरोप लगाते रहे हैं। अब देखना होगा संजय राउत के इस बयान के बाद ओवैसी की क्या प्रतिक्रिया आती है। और बुलेटिन के आखिर में बात महबूबा मुफ्ती की। मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता संभालने के साथ ही जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया था और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। दावा किया था कि इससे जम्मू कश्मीर में शांति आएगी, खुशहाली बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या कुछ हुआ और अब महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार को लेकर सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा है महबूबा मुफ्ती ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के तमाम दावे जम्मू कश्मीर में फेल होते दिख रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मोदी सरकार असफल रही है। कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है और सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज एक बार फिर कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया। घाटी में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और बीजेपी की सरकार उनकी सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो रही है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने घटनाओं को लेकर कहा कि बीजेपी इस तरह की घटनाओं का इस्तेमाल देश में मुसलमानों की छवि खराब करने के लिए करती है। मैं इस कृत्य की निंदा करती हूं। ये कश्मीरी लोगों का व्यवहार नहीं है। ये सभी काम सरकार की विफलताओं को दिखाते हैं। कश्मीर में जो हो रहा है उससे सिर्फ एक पार्टी के एजेंडे को फायदा होता है। इन घटनाओं से बीजेपी को ही फायदा होता है, चाहे वो हरियाणा में हो या कश्मीर में। वो केवल घाटी में सामान्य स्थिति दिखाने के लिए अल्पसंख्यकों का उपयोग करते हैं। महबूबा ने कहा कि जब भी
भी इस तरह की घटना होती है तब बीजेपी इसका फायदा उठाती है और कहती है कि देखो मुसलमान कैसे हैं। दरअसल पुलवामा में रविवार की सुबह कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की जान ले ली गई, जिसे लेकर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।